हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी चिच्चा और एक छोटी फूफू के अलावा हमारी फैमिली थी। अम्मी अब्बू मैं और मेरी एक छोटी बहन मरियम जो सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का कारोबार था जिसको अब्बू संभालते थे। चाचा को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इन्हें किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक और गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान थे। किसी का इन पर जोर नहीं चल सकता था। मूड होता तो कोई काम करते, वरना ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते। गैर शादीशुदा थे, इसलिए किसी जिम्मेदारी का ना एहसास था और ना ख्याल। दादी दादा समेत अब्बू ने भी काफी कोशिश की कि इनकी शादी करवाकर इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, मगर नाकाम रहे। खानदान वालों को इनकी आदतों का पता था, इसलिए कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जबकि बाहर से जब दादी और अम्मी की कोशिशों से कोई रिश्ता मिलता भी तो वो इसमें कीड़े निकालकर मना कर देते थे। दादी इसी वजह से चाचा से नाराज रहती थी, मगर इन्हें किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो अम्मी को कई बार दबे दबे लफ्जों में ये कहते हुए भी सुना कि चिच्चा अय्याश आदमी है, बाजारी औरतों के पास जाते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। मगर ये बात उन्होंने दादी के सामने कभी नहीं कही। मगर ये कहती थी कि दादा दादी अब्बू सब इस हकीकत से वाकिफ हैं, मगर कोई चिच्चा को रोक नहीं सकता, इसलिए खामोश रहते हैं। फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चिच्चा किसी अजनबी औरत को घर ले आई और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है, अब ये इनकी बीवी है और यही रहेगी। दादी दादा समेत हम सब ने इनकी बीवी यानी चची को कबूल तो कर लिया, मगर अच्छी वो किसी को भी ना लगी, क्योंकि शक्ल से ही चालाक और तेज तर्रार औरत लग रही थी। मगर सबने नाखास्ता महज इसलिए इनकी बीवी को कबूल किया कि शायद इस तरह इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। रफ्ता रफ्ता चच्चा कुछ जिम्मेदार बनते गई और अब्बू के साथ काम करवाने लगे। इसी तरह चच्ची भी, जिनको पहले दादी नापसंद करती थी, आहिस्ता आहिस्ता दादी की चहेती बन गई। उन्होंने अपनी चर्ब जबानी से घर के तमाम मर्दों के साथ दादी को भी अपने वश में कर लिया और घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, जो कि पहले अम्मी के हाथ में था। अब पूरे घर पर चच्ची का राज था। इन्हीं की अजारादारी थी। दादी भी इन्हीं के गुण गाती थी। अम्मी की हैसियत घर में ना होने के बराबर रह गई थी। दादी जो पहले अम्मी की सलीखा मंदी और सुगाड़े पे की तारीफें करती नहीं थकती थी, अब चच्ची के भड़काने पर अम्मी के हर काम में कीड़े निकाला करती थी। और तो और अब्बू भी चच्ची के गुण गाते थे। दादी और चिच्ची की हर बात को अहमियत देते। अगर अम्मी भोले से कुछ कह भी देती तो इन पर नाराज होने लगते। मेरी और मरियम की तो पहले भी छोटा होने की वजह से कोई खास अहमियत नहीं थी। अगर किसी मामले में बोलने की कोशिश करते भी तो छोटा कहकर हमें चुप करवा दिया जाता था। और फिर चच्ची के आने के बाद तो हम बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बनकर रह गए थे। यह बात मैंने चच्ची के खास तौर पर नोट की थी, जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। वो ये कि जब भी चच्ची से इनके मैके वालों से मुताल्लिक सवाल किया जाता तो वो कुछ घबरा सी जाती थी। इनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात बदल देती थी। अम्मी का ख्याल था या तो चच्ची घर से भागी हुई है या फिर कोई बाजारी औरत है, क्योंकि एक तो इनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं लगते थे। दूसरा, इनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वो अपनी कजिन बताती थी। जरबरक कपड़ों में मलबूस बनी ठनी हुई खरानट की वो औरत मुझे कुछ मशकूक से लगा करती थी। क्यों मशकूक लगती थी, ये वजह मुझे खुद भी समझ में नहीं आई थी। बस मेरी अम्मी कहती कि ये औरत ठीक नहीं है। मेरी मौजूदगी में जब वो घर पर आती तो बड़े गौर से एक्सरे करती, नजरों से हमारे घर का जायजा लेती थी। और दूसरा, ये एक और चीज जो पता नहीं मेरा वहम था या वाकई खतरे की घंटी थी, मैंने इसे कई बार अपनी बहन मरियम की तरफ घूरते पाया था। बहरहाल वो चच्ची की रिश्तेदार थी और घर वालों पर चच्ची की हुकूमत थी, लिहाजा मैं इसका तो घर में दाखिला बंद नहीं कर सकता था। लेकिन मरियम को समझ सकता था, मगर वो इतनी सादा और भोली थी कि मेरी नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी और चच्ची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर इनके बताए हुए काम करती। घर का निजाम इसी तरह चल रहा था कि अचानक छोटी फूफू का रिश्ता तय हो गया और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। फूफू की शादी खानदान में ही हो रही थी। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौके पर हम पर एक क़यामत टूट पड़ी। जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के इस्तकबाल के लिए गए, इस दिन मरियम को शदीद बुखार था। वो घर पर रुक गई थी, हमारे साथ ना जा सकी। अम्मी भी इसके साथ रुकना चाहती थी,
मगर चच्ची जोर देकर इन्हें साथ ले गई कि बारात का वो अकेला इस्तकबाल कैसे करेंगी। मेरा जाना भी जरूरी था, वरना मैं रुक जाता घर पर मरियम के साथ। खैर, जब फुप्पू की रुखसती हम वापस आए तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मरियम गायब थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया। मातमी फिजा छा गई। मैं और अम्मी गम से निढाल होने के साथ साथ शदीद हैरान थे कि आखिर मरियम घर से गायब हुई कहाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुख के इस मौके पर ही सही कसर चच्ची ने पूरी कर दी थी। हमारा गम बांटने या दिलजोई करने के बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के शिफाफ किरदार पर दिल खोलकर कीचड़ उछाला। सब खानदान वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। मजीद तकलीफ की बात तो यह थी, चच्ची के इस घटिया इल्जाम पर किसी ने इन्हें कुछ भी न कहा, बल्कि दादी तो उल्टा चच्ची के हम ख्याल बन गई। अब्बू बिल्कुल खामोश थे, जबकि चिच्चा और दादी की राय भी दादी की तरह चच्ची जैसी थी। सिर्फ मैं और अम्मी ही ऐसे थे जिन्हें यकीन था कि हमारी मरियम ऐसा नहीं हो सकती। यकीनन इसके साथ कुछ हुआ है, इसे किसी ने अगवा किया है। मैं बहुत सोचता रहा, फिर अचानक माइंड में यह ख्याल आया कि हो सकता है कोई मरियम के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी और कॉलेज आते जाते वक्त ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। हो सकता है मरियम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो और डर के मारे मरियम ने हमसे जिक्र न किया हो। फिर मौका देखकर इस शख्स ने मरियम को अगवा कर लिया हो। इस ख्याल ने मेरी रगों में शरारे दौड़ा दिए थे। मैंने मरियम की करीबी सहेलियों तक रसाई हासिल करके इन्हें खोजने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा है जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हो और फिर मौका देखकर ये हरकत कर डाली हो। फिर बहुत कोशिशों के बाद मरियम की यह करीबी सहेली से सुनगिन मिली कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ अरसे से मरियम के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे इसरार पर इसने बड़ी मुश्किलों से लड़के का नाम और एड्रेस ढूंढकर मुझे दिया। मैंने जब तहकीक की तो पता चला ये तो वही लड़का है जिसका कुछ अरसे पहले 3 बार मरियम के लिए रिश्ता भी आया और हमने तीनों ही बार इनकार किया। मरियम की सहेली ने यह भी बताया कि इसने इस लड़के को कई बार मरियम के रास्ते में भी खड़े देखा, मगर इसे मुखातिब होते या बोलते हुए कभी नहीं देखा। मैंने इस लड़के के घर जाकर पता किया तो मालूम हुआ वो कुछ अरसे से घर से गायब ही है। मेरा दिमाग खोलने लगा। अगर वो गायब है तो फिर मरियम को भी यकीनन किसी ने ही गायब किया होगा। मैं इधर उधर से इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा। इधर घर में अम्मी के रो रो कर हालात खराब हो चुके थे। मरियम को गायब हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। अब्बू और चिच्चा अपने तौर पर ढूंढ रहे थे। मैं और अम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर यहाँ भी हमारी एक न चली और चच्ची ने सबके जहन में फितूर डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से मजीद बदनामी होगी। लड़की तो वैसे भी भाग चुकी है, लिहाजा अब ढूंढने का क्या फायदा। अगर मिल भी गई तो इस सब के बाद कौन कबूल करेगा। इसी अर्ज के 24 घंटे वो इसी तरह की बातें करते रहे। नतीजा ये निकला कि अब्बू और चिच्चा ने चाची के मरियम के भागने वाली बात पर यकीन करते हुए इसे ढूंढने का सिलसिला मौखिफ कर दिया। बल्कि चिच्चा तो ये तक भी कहते थे, अगर मिल भी गई तो मैं खुद गोली मारूंगा इसे। दादी और चच्ची उठते बैठते अम्मी और मुझे सुना सुनाकर मरियम को बददुआएं देती। मैं तो लड़का था, सब्र करता, मगर अम्मी का एक तो मरियम की जुदाई और दूसरा दादी और चच्ची के गलीज इल्जामात सुनकर दिल कटता रहता। मगर इन दोनों को अम्मी पर तरस नहीं आता था। चच्ची की बातों में आकर अब्बू ने भी अम्मी पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था। इनके दिमाग ने भी चच्ची के इस बात पर यकीन कर लिया था कि मरियम भाग गई है, इसलिए वो अम्मी पर चिल्लाते गुस्सा करते कि तुमने बेटी की सही तरबियत नहीं की, इसलिए वो हमारे मुंह पर कालिक मरकर चली गई। अम्मी रो रो कर कहती, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मुझे यकीन है वो हरगिज भागी नहीं है, बल्कि इसे किसी ने अगवा किया है। चच्ची सुन लेती तो तंज़े अंदाज में कहती कि हाँ तुम्हारी बेटी तो हसीना आलिम थी ना, जो किसी ने इसे अगवा कर लिया। खैर 1 महीना गुजर चुका था। अब्बू और चिच्चा ने मरियम की तलाशी बंद कर दी थी और इसे भुलाकर अपने कारोबार में मसरूफ हो गए थे, लेकिन मैंने मरियम की तलाशी जारी रखी। बिलाखिर मुझे क्लू मिल गया इस लड़के का एक जगह छुपे होने का। मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों को साथ लिया और इस जगह पहुंच गया। वो जगह जंगल के करीब एक कच्चा घर था, जहां वो लड़का अजीबोगरीब हुलिया बनाए, गले में मालाएं पहने, कोई हुलिया या वजीफा करने में मसरूफ था। हमें देखकर जब इसने भागने की कोशिश की तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मरियम को इसी ने उठाया है। हमने इसे भागने से पहले पकड़ लिया और वही बांधकर पहले खूब पिटाई की। फिर मरियम के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गया।
कि इसे नहीं पता मुझे सख्त ताव चढ़ा। मैं दोस्तों की मदद से इसे उठाकर एक दूसरी जगह ले गया। ये एक दोस्त का खाली मकान था। मेरा इरादा था यहाँ इसकी अच्छे से मरम्मत करके मरियम के बारे में उगलवाऊंगा। मैंने इसे बहुत पीटा, मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि इसे मरियम के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो इसने तस्लीम कर लिया कि वो मरियम का पीछा करता था, मगर मरियम को इसने अगवा किया, ये बात मानने के लिए वो हरगिज तैयार न था। एक और चीज जिसने मुझे इस पर शक जारी रखने पर मजबूर किया वो ये थी जब मैंने इससे सवाल किया कि वो जंगल वाले इस कच्चे घर में इतने दिनों से क्यों छुपा हुआ था, क्या कर रहा था, तो वो ये बात बता नहीं रहा था। दूसरा, इसने मुझे अपने घर छोड़ने की जो डेट बताई, ये वही डेट थी जिस डेट को मरियम घर से गायब हुई थी। इसके घर वालों ने इस वक्त मुझसे झूठ बोला था कि वो काफी अरसे से घर से गायब था। ये सारी चीजें मुझे इस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैं इसे मरियम के बारे में उगलवाने में तो नाकाम रहा, ताहम इस पर शक बरकरार था। अब जब तक मरियम मिल ना जाती, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए मैंने इसे वही बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को जो ना जाने कहां और किस हाल में थी। इसकी जुदाई में अम्मी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बिल्कुल चारपाई से लग गई थी। चची और दादी के तानों ने इन्हें निढाल कर दिया था। ऊपर से अब्बा का रवैया, वो ये सब झेल नहीं पा रही थी। मैं सख्त परेशान था। अम्मी को संभालो, मरियम को ढूंढो। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का भी इरादा किया, मगर फिर ये सोचकर रुक जाता, अगर अब्बा को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से वार्न किया हुआ था कि पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैं चला भी जाता पुलिस के पास, मुझे अपनी परवाह नहीं थी। अब्बा चाहे जो भी करते मेरे साथ, मगर मसला यह था कि उन्होंने अम्मी को छोड़ने की धमकी दी थी, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि अगर ढूंढना है तो खुद ही ढूंढो। मरियम को इन्हीं दिनों एक और बात मेरे इल्म में आई। अब्बा का एक शागिर्द जो इनके पास लकड़ी का काम करता था, इसने मुझे बताया कि मरियम के गायब होने से 2 रोज कबल अब्बा का मुश्ताक गजरे से झगड़ा हुआ था। लकड़ी के पीछे मुश्ताक गजर का भी लकड़ी का ही कारोबार था, मगर वो गैर कानूनी काम करता था। जंगल से हुकूमत की लकड़ी चुराकर अपना कारखाना चला रहा था, जबकि हम लकड़ी खरीदा करते थे। इसके और अब्बा के बीच लकड़ी को लेकर ही इस दिन तनाजा हुआ था। मुश्ताक गजर ने अब्बा को संगीन नताइज धमकी दी थी। मरियम के बारे में भी इश्तार धमकाया था। ये सब सुनकर मेरा खून एक बार फिर कनपटियों में गर्दिश करने लगा था, मगर मैं मुश्ताक गजर पर हाथ डालने से पहले अब्बा से इस वाक़े की तस्दीक करना चाहता था। इसलिए जब मैंने अब्बा से पूछा तो वो बुरी तरह बरस पड़े मुझ पर कि मुश्ताक गजर का तुम्हारी बहन के मामले में कोई हाथ नहीं, तुम्हारी बहन खुद घर से भागी है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया, ताहम मुश्ताक गजर को मैं छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए अपने 2 दोस्तों के साथ लिए मुश्ताक गजर के कारखाने पहुंच गया। जब वहां मैंने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो कमीना मरियम के बारे में गंदी गंदी बातें बकने लगा। मैं बर्दाश्त न कर सका, लिहाजा मेरी मुश्ताक गजर और इसके आदमियों के साथ हाथापाई हो गई। खूब जोरदार लड़ाई हुई, जिनमें पड़ला इन्हीं का भारी रहा। मैं और मेरे दोस्त बुरी तरह मार खाकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अब्बा ने इसे हुक्म अदौली की कुछ इस तरह सजा दी कि घर से ही निकाल दिया। एक दोस्त की सिफारिश से एक हाफिज में गुजारे लायक नौकरी मिल गई और साथ में रिहाइश के लिए कमरा भी। मुझे इस घर में रहने का शौक नहीं था जहाँ मेरी बहन के लिए सबके दिलों में नफरत और जबान पर गलीज़ इल्जामात होते। मुझे और मेरी माँ को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाता। मैं सिर्फ अम्मी के लिए मजबूर था, इनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। दिन को अब्बा कारखाने होते थे। मैं 3-4 बार छुपकर अम्मी से मिलने भी गया, मगर हर बार दरवाजा खोलने वाली चची ही होती थी, जो मुझे खूब सख्त सुनाकर दरवाजे से ही चलता कर देती थी। मजीद दुख की बात तो ये थी कि दादी को भी मुझ पर और अम्मी पर रहम न आता। दरवाजे पर खड़ा अम्मी से मिलने के लिए मैं तड़पता रहता और घर के अंदर अम्मी, मगर दादी और चची हमें मिलने ना देती। कुछ अरसे बाद अचानक दादी का इंतकाल हो गया। दादी के इंतकाल पर भी अब्बा ने मुझे घर में नहीं आने दिया था। दादी के मरने के बाद अम्मी से मिलने में रुकावट सिर्फ वो चची थी, क्योंकि दादा माजूर थे और अपने कमरे में पड़े रहते थे, जबकि अब्बा और चिच्चा तो वैसे भी कारखाने में होते थे। मैंने इसका हल भी निकाल दिया था। हाशिद हमारा पड़ोसी था, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल करीब था। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। 2 सालों से मेरे पास मुफ्त में पढ़ रहा था।
इसके जिम्मे मैंने यह काम लगा दिया था कि जब चच्ची घर से बाहर जाए तो वो मुझे इन्फॉर्म करे। लिहाजा जब भी दिन को चच्ची घर से बाहर जाती, हाशिर ने नजर रखी होती, वो मुझे बता देता और यूं मैं अम्मी से मिलने पहुंच जाता, जो कि अब 4 पाई की होकर रह गई थी। हर बार वो उम्मीद और आस भरी नजरों से मुझे देखते हुए मरियम का पूछती और मैं इन्हें झूठी उम्मीदें और तसल्लियां देकर वापस आ जाता। ये सच था कि 1 साल गुजरने के बावजूद मेरी तलाश जारी थी, मगर अब तक मरियम के बारे में जरा सा भी सुराग नहीं मिल सका था। जिस लड़के को मैंने मरियम के अगवा के शब्द में उठाया था, इससे भी कुछ हासिल न होने की सूरत में 3 माह बाद छोड़ दिया था। मुश्ताक गजरे पर भी मुतवातिर नजर रखी हुई थी। और फिर जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि चिच्चा और मुश्ताक गजरे में बड़ा याराना है, अब्बा से चोरी छुपे चिच्चा इस मुश्ताक गजरे से मिलते हैं, तब मेरा शक और भी पुख्ता हो गया था। मेरे जहन में यह ख्याल बैठ गया कि अगर मुश्ताक गजरे ने मरियम को अगवा किया था तो इसमें यकीनन चिच्चा भी शामिल होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही बड़े खुदगर्ज और पैसों के मामले में बेहद लालची रहे थे। मैंने चुपचाप चिच्चा और मुश्ताक गजरे की निगरानी शुरू कर दी और अपने दोस्तों की भी जिम्मे लगाया कि वो इन पर नजर रखें। बहुत अरसा नजर रखने के बावजूद कोई जरा सा भी किलो भी हाथ नहीं लगा तो मैं सख्त मायूस हो गया। इन्हीं दिनों दादा का भी इंतकाल हो गया। मैंने एक बार फिर घर जाने की कोशिश की, मगर अब्बा ना जाने क्यों इतने फतर दिल बन चुके थे कि उन्होंने मुझे जनाजे में तो शरीक होने दिया, मगर घर के अंदर दाखिल ना होने दिया। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतने अरसे गुजर जाने के बावजूद अब्बा का दिल मेरी तरफ से नरम क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों इतने संगदिल बने हुए हैं। मेरे और अम्मी के लिए इस सवाल का जवाब बातों बातों में मुझे हाशिर से मिला। इसने कहा कि इसे अपनी अम्मी के जरिए पता चला है कि चिच्चा और चच्ची अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काते हैं कि मैं गलत कामों में मलबूस हूँ, मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, लिहाजा वो मुझे अपनी जायदाद से हाँक करके सब कुछ चिच्चा के नाम कर दें। अगरचे मुझे जायदाद का भी कोई लालच नहीं था, मगर चच्ची को खुदगर्जी और अब्बा की बेहसी का दुख जरूर था। दिन इसी तरह बेखैर गुजर रहा था कि एक दिन अचानक हाशिर के जरिए अम्मी की वफात का पता चला। बिला आखिर मरियम के लापता होने के पूरे 4 साल बाद अम्मी की आस उम्मीदों ने दम तोड़ दिया और वो मरियम को देखने की हसरत दिल में लिए इस जहान फानी से खोज कर गई। मैं धाड़े मार मार कर रोता रहा। अब्बा की संगदली इस बार इतनी उरूज पर थी कि मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अम्मी का चेहरा न देखने दिया। मैं अम्मी की खबर पर जाकर सकता रहा। इनकी खबर पर हाथ रखकर मैंने कसम खाई कि मरियम का पता लगाकर ही रहूंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। इससे पहले इनकी खबर पर नहीं आऊंगा जब तक मरियम के मुताल्लिक मेरे पास कोई खबर नहीं होगी। मैंने अहद किया और चला आया। अब मैंने पूरे जोरों शोर से एक बार फिर मरियम को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब तो अम्मी की मजबूरी भी नहीं रही थी, लिहाजा मैं पुलिस स्टेशन चला गया। जब वहां के SHO की जब पता चला कि 4 साल पुराना केस है तो इसने खूब जलील किया। मुझे की रिपोर्ट लिखवानी थी तो 4 साल पहले आती। लड़की जिसके साथ भागी होगी अब तो शायद 3-4 बच्चे भी होंगे इसके। मैं सबर के घूंट पीकर नाकाम नामुराद पुलिस स्टेशन से वापस लौट आया। ताहम हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। सुबह काम पर जाता और छुट्टी के बाद सारा वक्त इधर उधर घूमकर मरियम को ढूंढने की कोशिश करता। दिन इसी तरह पर लगाकर उड़ते गए और बिला आखिर 4 साल मजीद गुजर गए। अम्मी की वफात के बाद मैंने दोबारा कभी घर जाने की कोशिश नहीं की। हाशिर से भी मैंने कांटेक्ट खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे अब अब्बा या चिच्चा लोगों के बारे में कुछ नहीं जानना था। मुझे हाफिज की तरफ से दूसरे शहर भेज दिया गया। इनकी दूसरी ब्रांच में ये नई खुली थी। मैं नए शहर में आ गया था। चुपचाप मैंने खुद को काम में बिजी कर लिया। मेरे बेहतर रिकॉर्ड की वजह से मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। यहाँ आने के बाद मरियम की तलाश मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि अब इतने साल गुजरने के बाद मैं भी शायद ना उम्मीद हो चुका था। नन्ना हाफिज रिहाइश से जरा ज्यादा दूर था। मुझे बस पर जाना पड़ता था। एक दिन सुबह मामूल के मुताबिक हाफिज जाने के लिए मैं बस में बैठा हाफिज रिहाइश गाह से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था।